आप लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को भारत में इस्लाम धर्म में महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के बारे में पढ़ाएंगे। महमूद गजनवी की कुल महत्वपूर्ण 15 आक्रमण हैं जो भारत पर उसने विभिन्न समय अवधियों में किया और जिसका वर्णन हमें विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा मिलता है। पहला आक्रमण उसका जयपाल पर आक्रमण था। यह पहला आक्रमण था जो कि 1000 ईस्वी में हुआ और उसमें उसने कुछ सीमांत किलों पर अधिकार कर लिया था। फिर उसका 1003 ईस्वी में भेरा पर आक्रमण, 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण, 1009 ईस्वी में आनंदपाल पर आक्रमण और इसी तरह से नगरकोट पर आक्रमण, भटिंडा पर 1005 ईस्वी में, नारायणपुर पर अधिकार 1009 ईस्वी में, थानेश्वर पर आक्रमण 1014 ईस्वी में, नंदन पर अधिकार और कश्मीर पर आक्रमण, मथुरा पर आक्रमण, कन्नौज पर आक्रमण, बुंदेलखंड पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर यह बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमण था जो कि 17 अक्टूबर सन 1024 को हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 17 अक्टूबर 1024 को उसने किया था और इसी तरह से उसने 17 बार उस पर लूटा था और मुल्तान के जाटों पर आक्रमण और इस तरह से 1027 ईस्वी में वह उसका लास्ट आक्रमण था और इसके पश्चात भारत में महमूद के कार्यों का इतिहास समाप्त हो गया और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महमूद के आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, हम इसके बारे में आइए देख लेते हैं। महमूद के आक्रमण का भारत पर प्रभाव, कुछ विद्वानों का मत है कि महमूद के आक्रमणों का भारत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का तो यह मत है कि धन लोलुपता के कारण उसने भारत पर आक्रमण किया, इसलिए वह अपनी विजयों का राजनीतिक लाभ न उठा सका। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि उसके आक्रमण का उद्देश्य धन राज्य था, विजय राज्य नहीं। मूर्ति पूजा का विनाश करना था और जब इसकी पूर्ति हो गई तब भारत की असंख्य जनता को उसने कोई चिंता न की। भारत भूमि पर साम्राज्य स्थापित करने की उसकी इच्छा न थी। धन के लोभ ने उसे उन अत्यंत महत्वपूर्ण लाभों की ओर अंधा बना दिया था जो भारत विजय को विजेता से प्राप्त हुए होते। वह धन संपत्ति लूटकर गजनी चला गया, अतः इसका कोई अस्थायी प्रभाव नहीं हुआ। अर्थात वह एक लुटेरा था। यह कहा जा सकता है कि वह एक लुटेरा था और उसने भारत की धन को लूट करके, संपदाओं को लूट करके जनता को अपने कर्मों पर छोड़कर चला गया। एक अन्य मुस्लिम तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी, जिसने भारतीय राजनीति को पलट कर रख दिया था, आइए हम उसके बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी ने, जो कि भारतीय इतिहास में एक ध्रुव की तरह प्रसिद्ध हो गया, उसने कुल 11 महत्वपूर्ण आक्रमण भारत पर किए। 11 युद्ध हुए उसके साथ। तो आइए देखते हैं। प्रथम युद्ध मुल्तान पर आक्रमण, जो कि 1175 ईस्वी में हुआ था और यहाँ पर उसने करमाथी संप्रदाय के लोगों को पराजित किया था। उच्च पर आक्रमण 1176 ईस्वी में मुल्तान को जीतने के बाद सिंध के ऊपरी भाग में आक्रमण किया और इसको भी उसने विजय कर लिया। अनहिलवाड़ा पर आक्रमण 1178 ईस्वी में, यह तीसरा आक्रमण था जो गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा पर हुआ। वहाँ के शासक मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित कर दिया और उसे अपने देश की सीमा से बाहर खदेड़ दिया और इसके पश्चात मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण करने का पूरे जीवन प्रयत्न नहीं किया। अब आइए देख लेते हैं। पंजाब की विजय 1179 ईस्वी में हुआ था और वह 1181 ईस्वी में लाहौर तक को विजय प्राप्त कर लिया था और इस तरह से लाहौर, मुल्तान और सिंध मोहम्मद गोरी का शासन हो गया था। तराइन का प्रथम युद्ध, प्रसिद्ध युद्ध, पंजाब की विजय के बाद दिल्ली के स्वामी पृथ्वीराज चौहान के राज्य से टकराने लगी और मोहम्मद ने 1189 ईस्वी में भटिंडा के किले पर आक्रमण किया। यह सुनकर पृथ्वीराज एक विशाल सेना लेकर आक्रमणकारी का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। भटिंडा से 27 मील की दूरी पर स्थित तराइन नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में मुसलमानों की पराजय हुई। मोहम्मद गोरी घायल हुआ और बड़ी कठिनाई से प्राण बचाकर भागने में
सफल हुआ। भारत में मोहम्मद की यह दूसरी हार थी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में मध्य एशिया के खूंखार लोगों की एक विशाल सेना लेकर के वह दूसरे ही वर्ष आ गया और उसने दूसरे युद्ध में, एक निर्णायक युद्ध में पृथ्वीराज को हरा दिया। वास्तव में इस युद्ध ने भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव डाली। मोहम्मद गौरी के लिए भारत विजय का स्वप्न पूरा करना आसान हो गया। कन्नौज पर आक्रमण 1194 ईस्वी, जो कि दिल्ली के बगल का ही राज्य था, उस पर किया उसने। हरिहर के साथ संघर्ष 1195 ईस्वी और मोहम्मद की अनुपस्थिति में अजमेर में पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिहर ने विद्रोह किया, जिसमें उसको वीरगति प्राप्त हुई। राजपूतों का विद्रोह, यह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था जो कि 1196 ईस्वी में हुआ था और 1196 ईस्वी में उसने अजमेर में राजपूतों को पराजित किया। बुंदेलखंड पर आक्रमण 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने इंग्लैंड के राजा परमार्दी की राजधानी कलिंजर पर आक्रमण किया। कलिंजर का किला उत्तरी भारत में अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध था, किंतु दीर्घकालीन घेरे के बाद कलिंजर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। आइए देखते हैं राजनीतिक तुर्कों के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। तो राजनीतिक प्रभाव क्या था? राजनीतिक प्रभाव, भारत में तुर्क की सत्ता की नींव डाली, जिसने भविष्य में तुर्कों की विजय का मार्ग प्रशस्त किया और भारत की राजनीतिक दुर्बलता का पता चल गया। मोहम्मद गौरी ने भरपूर लाभ उठाकर भारत में सफलता प्राप्त की। तराइन का दूसरा युद्ध युग परिवर्तनकारी घटना थी। पृथ्वीराज की पराजय के बाद ऐसा कोई भारतीय नरेश नहीं बच रहा था जो तुर्क आक्रमणकारियों का संयुक्त मोर्चा बनाकर मुकाबला कर सकता था। आर्थिक जीवन पर प्रभाव, आर्थिक जीवन पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा और मोहम्मद गौरी ने भारत में जो आक्रमण किया उससे गांवों के सामंतियों की जगह नए अक्तादार नियुक्त किए गए थे। सुल्तान तथा कृषकों के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सके। जो तुर्क भारत आए वो केवल शहरी योद्धा थे, उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि तुर्कों के आक्रमण का शहरी अर्थव्यवस्था पर अवश्य कुछ प्रभाव पड़ा। सामाजिक जीवन पर प्रभाव, तुर्कों के आक्रमण का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि मुस्लिम समाज में सामाजिक एकता की भावना थी। इस्लाम ने समाज को एक रहने की प्रेरणा दी, किंतु जो तुर्क आक्रमणकारी भारत में आए उन्हें गुलामी की प्रथा को जन्म दिया जो घोर असमानता पर आधारित थी और इसके कारण गुलामों की संख्या बहुत बढ़ती गई। मुसलमानों में नस्लगत भेदभाव भी थे। मुसलमानों तथा गैर मुस्लिमों के बीच भेदभाव बहुत बढ़ गया और इसलिए यह कहना कि तुर्कों ने भारत में आकर सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया ऐतिहासिक दृष्टि से निराधार तथा तथ्यहीन है। यह सही है कि इस्लाम हिंदुओं की जन्म और वंश के सिद्धांत को नहीं मानता और सामाजिक समानता का पोषक है, किंतु तुर्कों ने सामाजिक विषमता को बढ़ावा दिया। इस तरह से तुर्कों का भारत में आक्रमण हुआ और तुर्कों ने भारत में एक सल्तनत स्थापित कर दी। अब हम सल्तनतकालीन भारत में दिल्ली की सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण इसके बारे में अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।